हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी गुज़र रही हैं आपकी छुट्टियाँ? छुट्टियाँ तो ख़ैर नहीं हैं, मुझे मालूम है। स्मोक हॉलिडेज़ हैं। स्मोक की वज़ह से हुकूमत पाकिस्तान ने आपको घरों में रहने का उम, पाबंद किया हुआ है और घरों में भी मुझे नहीं पता आप घरों में भी हैं कि नहीं। ये ना हो मैं आपको लेक्चर भेजूँ और आप नारान खान घूम रहे हैं। ख़ैर हमारा एक आपके साथ मुख़ातब होने का मकसद मेरा ये है कि हमारा एक चैप्टर रहता है व्हिच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है इसके बाद एक चैप्टर मैक्रोमोलेक्यूल्स रह जाएगा। वो समव्हाट हमारे पास मतलब मैं वो बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादा आता है। दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज़ द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम 7th चैप्टर एंड इट इज़ एंडिंग एट 13th चैप्टर और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जो कि एना में आ जाती हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाते हैं। और उसके बाद जो एंड वाला चैप्टर है दैट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये केमिस्ट्री की उस ब्रांच, उस शाख के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही होती है। सो केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेज़ हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एना इंडस्ट्रियल, एनवायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री सारी आ जाती हैं। 3 मेन हैं फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। बाकी जब जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं पर मेन नहीं है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक का सबसे एंड वाला चैप्टर है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हैं जिनमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप बोल रहे होते हैं। अब कार्बोक्सिल ग्रुप 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक कार्बोनाइल से और एक हाइड्रॉक्सिल से। हाइड्रॉक्सिल से क्यों मिलकर बना है? क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप होता है और कार्बोनाइल से क्योंकि इसके अंदर सी डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो इन दोनों के मिलाप से हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता हो, उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है ना अब फर्दर क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है कि किस किस्म के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। क्या वो एरोमेटिक होते हैं? क्या वो सिर्फ़ एलिफैटिक होते हैं? क्या वो दोनों होते हैं? तो हमारे पास 2 किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफैटिक भी होते हैं और दूसरे होते हैं एरोमेटिक। अब जो एलिफैटिक होती हैं, वो एलिफैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर कोई भी एरोमेटिक चेन नहीं पाई जाती। अगर तो एरोमेटिक चेन पाई जाएगी तो दैट विल बी कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। But it is when it is without an aromatic chain or an aromatic compound, then it is called aliphatic, जिसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये जो है ना R है, C डबल बॉन्ड O तो कार्बोनाइल है, ये साथ में हाइड्रॉक्सी ग्रुप है। ये जो पीछे वाली चेन है ना, ये वेरी कर सकती है। दिस विल बी कांस्टेंट इन ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड्स के तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में C डबल बॉन्ड O, OH हर कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाएगा। लेकिन ये जो R चेन है, ये हमारे पास 1 कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अलावा एक और भी है कि R की बुनियाद पर हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये एलिफैटिक है या क्या ये एरोमेटिक है। अगर R हमारे पास सिंपल H होगा या सिर्फ़ अल्काइल ग्रुप होगा, R इज़ बेसिकली हियर अल्काइल ग्रुप, तो हम कहेंगे कि इट इज़ एन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमारे पास R फिनाइल ग्रुप होगा या एराइल ग्रुप होगा, तो उसको आप बोलेंगे दिस दैट इज़ एन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है फिनाइल कब बनता है? जब बेंजीन में से हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है? फिनाइल। और उस फिनाइल की जब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, वो फिनाइल जो कि बेंजीन से आया था जिसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाली थी, वो फिनाइल बना था। और उस फिनाइल की जब हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, देन इट बिकम्स एन एराइल। वो क्या बन जाता है हमारे पास? एराइल बन जाता है। और अगर दूसरे किस्म के R कौन-सा होता है कि अगर R फिनाइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, तो हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये तो एक वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थी। And this classification was based upon the nature of R group. If the R is aliphatic, the carboxylic acid will be aliphatic. If R is aromatic, the carboxylic acid will be aromatic. There is another type of classification as well where we classify carboxylic acids depending upon the number of carboxyl groups present in them.
इनके अंदर कितने कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं? अगर एक होगा तो हम बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर दो होंगे तो हम बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तीन होंगे तो हम बोलेंगे तीन क्या होंगे? कार्बोक्सिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप। इनकी तादाद पे डिपेंड करता है कि ये एक स्ट्रक्चर में कितने हैं। अगर ये एक होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप, देन इट विल बी मोनो। अगर ये दो होंगे, दो डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए होंगे, इट विल बी डाई। अगर ये तीन डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे, इट विल बी अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है हमारे पास। मोनो का तो आपको पता है, मोनो में हमारे पास आ जाता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हमारे पास क्या कहता है, ये आपको पता है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मीथेन, और मीथेन का ई हटा के वहां पे ओइक एसिड लगा के ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मेथानोइक एसिड। या इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, और क्या कहते हैं? एथानोइक एसिड। तो दिस इज, क्योंकि इसके अंदर आप कितने एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और एक ही कार्बन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा हुआ है, एक ही सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, तो ये हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप में आ जाएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन हमारे पास जो होते हैं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास वन और ये टू, और एक फर्स्ट कार्बन पे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो एक स्ट्रक्चर में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है वो ऑक्सैलिक एसिड है, और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं वन टू इथेन, इथेन डाइओइक एसिड, ऐसे करके आता है। आपने इसको ऊपर नीचे करके नहीं लिखना, सेम स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। मैंने आपको बार बार कहा हुआ है, नोमेनक्लेचर में जब भी नाम होता है उसको हम सीधी एक रो में लिखते हैं, बजाय कि उसको हम ऊपर नीचे करें, वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है, फिर एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता। आपने इसको एक ही रो में लिखना है। मेरे पास जगह नहीं थी, मजबूरी समझे मेरी। इसमें वो जो है ना, ये इसको, ये जो ऑक्सैलिक एसिड है, ये आप अपने ज़हन पे ज़रा गौर करें तो आपको याद आएगा कि आपने इसको कहाँ बनाया था पहली दफ़ा। तो अगर हम आपने गौर कर लिया है, इतना ही टाइम था बस। तो अगर आपने गौर कर लिया है, उसमें हमारे पास 8th चैप्टर में अल्काइन्स में एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन। इथाइन की जब हम करते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, उसकी हेडिंग का नाम है हाइड्रोक्सिलेशन, उस रिएक्शन की हेडिंग का जो नाम है दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। तो जब इसकी हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड आपने आपने बनाया हुआ है, और आपको इसका पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है, और इसका नाम क्या होता है, और इसका आईयूपैक नेम क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास जो और उन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है प्रोपानोइक प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड, वन थ्री प्रोपेन डायोइक एसिड। जो उसको उन्होंने जो नाम दिया हुआ है वो है हमारे पास मेलोनिक एसिड। एक दो तीन, तीन कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। एक फर्स्ट कार्बन पे COH ग्रुप लगा हुआ है, और एक थर्ड कार्बन पे COH ग्रुप लगा हुआ है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है? थर्ड है। तो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वन थ्री, और साथ में क्या बोलेंगे? प्रोपेन डायोइक एसिड, या प्रोपेन वन थ्री डायोइक एसिड भी कह सकते हैं। प्रोपेन वन थ्री डायोइक एसिड भी कहा जा सकता है, और वैसे इसका जो नाम होता है वो होता है मेलोनिक एसिड। इसी तरह हमारे पास जो उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के में जो नाम दिए हुए हैं, एरोमेटिक, ये तो सही अलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनो भी और डाई भी। अभी जो है वो एरोमेटिक है। एरोमेटिक में क्या होगा? ये एक बेंजीन रिंग लगी होगी, और साथ में क्या लगा हुआ होगा? सी डबल बॉन्ड OH। इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और साथ में यहाँ पे क्या लगा होगा? एक और है,
कि ये तो एक लगा हुआ है ना, अगर हम कहें कि हमारे पास 2 लगे हुए होंगे, एक फर्स्ट कार्बन पे लगा होगा और एक सेकंड कार्बन पे लगा हुआ होगा, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज पैथेटिक एसिड। ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजी के वर्ड पैथेटिक से निकले हैं, पैथेटिक और चीज होती है, ये दिस इज समथिंग एल्स। इसको हम इसका ये राइम करता है इस लफ्ज के साथ, मतलब बोलने में एक जैसे हैं, बट दैट इज पैथेटिक which is the current environmental situation of our city which is very pathetic। और ये जो है हमारे पास पैथेलिक एसिड है, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। वन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पे, जिसको हम बोलेंगे 1 2 बेंजीन। किसके ऊपर लगा हुआ है? बेंजीन के ऊपर। और फिर हमारे पास आ जाएगा ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एटलीस्ट उनको प्रैक्टिस किया करें, उनको देखा करें, उनका नाम जानने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं। बेंजोइक एसिड, पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, इसमें इसने काफ़ी किरदार अदा करना है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी मेलोनिक एसिड, 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम मेलोनिक एसिड कहते हैं। इसी तरह 2 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह 4 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ the carboxylic acid having 4 carbon atoms and 2 carboxyl groups। इसका नाम क्या होगा? C। और ये है ना, एक तो ये वाला, इसका नाम आपने सर्च करना है, और इसके अलावा आपने इसका नाम सर्च करना है कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका नाम, ये कहीं आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, क्या मतलब इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? तो इन तीनों के आपने नाम, इन दोनों के और ऊपर जो है उसका आपने नाम बताना है मुझे कि इनका नाम क्या है। और ये हमारे पास ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इट कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। The first one is simple alkane, the last two, मतलब ये जो नीचे 2 लिखे हुए हैं, they are unsaturated। The first one is saturated, the other two, last two are saturated dicarboxylic acids। So आपने, ये आपका होमवर्क है, आपने इसका नाम लिखना है, बाकी आपने प्रिपेयर तो करना ही है ओवरऑल लेक्चर को। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास IUPAC आ जाता है, जो हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कह रहे हैं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, स्पेसिफिकली जो सिर्फ और सिर्फ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनकी वो कह रहे हैं कि जो अ, उनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बहुत सी काइंड के होते हैं, मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, टेट्रा, बहुत से होते हैं। लेकिन जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स। और उनको फैटी एसिड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर obtained बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। और 2 उन्होंने दिया हुए हैं, एक दिया हुआ है पाल्मिटिक एसिड, और एक जो फैटी एसिड का नाम शो किया हुआ है उन्होंने, वो है स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है हमारे पास? C16, C16H, 16 को 2 के साथ करें ना, थर्ड 32 +2 34, C16H33, COOH है एक, और ये होता है C17। 17 में आप करें
35 COH. I hope I'm right. C15 831. Sorry. This is C15. Sorry. This is C15. और अगर 15 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 में से -1 करेंगे तो ये 31 हो जाएगा. C15. Palmitic acid is C15 831 COOH and stearic acid is C17 835 COOH. Palmitic acid में टोटल 16 कार्बन होते हैं. 15 ये वाले कार्बन और 16 ये वाला कार्बन. और स्टीयरिक एसिड में टोटल 18 कार्बन होते हैं. 17 ये वाले कार्बन और हमारे पास ये एक कार्बन होता है. तो ये हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, 2 एसिड्स हैं जिनको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं. इनको फैटी एसिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज दे आर ड्राइव्ड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल्स आपको पता है, फैट्स एंड ऑयल्स आपको जानवरों से मिलते हैं या प्लांट से मिल रहे होते हैं. तो वहाँ से जो फैट्स मिलते हैं उनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं उसके बाद जो हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं फैटी एसिड्स. मोनोकार्बोक्सिलिक तो कहते हैं, फैटी एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे उनके सोर्स, जिस सोर्स से वो आए हैं उसकी वजह से उनको कहा जाता है. तो ये हमारे पास 2 मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. इसके अलावा उन्होंने कॉमन और ट्रिवियल नेम्स को डिस्कस किया हुआ है कि कॉमन और ट्रिवियल नेम्स में क्या होता है हमारे पास. तो कॉमन और ट्रिवियल नेम्स में हमारे पास फॉर्मिक एसिड है. फॉर्मिक एसिड को फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फॉर्मिका से निकला है, और फॉर्मिका इज अ ग्रीक वर्ड which was used for ants. और फॉर्मिक एसिड आजकल कहाँ से हमें मिलता है? एंट बाइट से मिलता है. तो इसलिए इनका ये आपस में रिलेशन है क्योंकि एंट बाइट जो होती है वो उसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है. तो उसको उन्होंने फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा क्योंकि एंट्स को ग्रीक में फॉर्मिका कहा जाता था, इसलिए इसको फॉर्मिक एसिड कहा गया. इसी तरह एसिटिक एसिड बेसिकली विनेगर से निकला था, और विनेगर को ग्रीक में क्या कहा जाता था? एसिटम. तो उसको एसिटिक एसिड कहा जाता है. इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड को ब्यूटायरम से निकला था. कहाँ से निकला था? बटर से निकला था. और बटर को ग्रीक में क्या कहा जाता है? ब्यूटायरम. ब्यूटायरम कहा जाता है, इसलिए इसको ब्यूटायरिक एसिड कहा जाता है. तो ये चंद एक जो कॉमन नेम्स है ना एसिड्स के, उनकी कुछ स्टोरीज हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम विनेगर एंड butyric acid was derived from butter, and formic acid was found in the bites of ants, and ant was called in Greek was called a formica. So there is a correlation between the two things. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो ये आपने पीछे पढ़कर आ रहे हैं अल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में, कि वो कह रहे थे कि अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं वो अल्डिहाइड के कॉमन नेम्स नहीं है. बेसिकली द कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो वो ये कहानी बेसिकली अल्डिहाइड्स की कहानी कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होती है. कार्बोक्सिलिक एसिड की कहानी ग्रीक दुनिया से शुरू होती है, यूनानी भाषाओं की जिंदगी से शुरू होती है. यूनान में जो जो नाम थे उन्हीं के नामों से फिर इनके नाम रखे गए एसिड्स के, और एसिड्स के नामों से फिर अल्डिहाइड्स के नाम रखे गए. आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर हमारे पास क्या होता है? आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर इज वेरी सिंपल. अगेन क्या होता है कि आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में बेसिकली अल्केन का ई हटा देते हैं हम, और वहां पे क्या कर देते हैं? प्लस ओइक एसिड लगा देते हैं. तो ये बन जाएगा अल्का नोइक एसिड. तो मीथेन बन जाएगा मेथा नोइक एसिड. इथेन बन जाएगा एथा नोइक एसिड. ब्यूटेन बन जाएगा ब्यूटा नोइक
acid. This was a simple nomenclature. और वो कह रहे हैं नंबरिंग इस तरह करते हैं कि 1 2 3 ये है ना, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना रहा होगा वो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। और अगर हम ग्रीक नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा और ये हमारे पास गैमा होगा। इसके अलावा उन्होंने टेबल आगे मेंशन किया हुआ है, उसमें कॉमन नेम्स भी दिए हुए हैं और आइसोप्रोपेक नेम्स भी दिए हुए हैं। एंड वाला थोड़ा ट्रिकी है, इसमें ये है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और इसको हम आइसोब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं। इनके मिथाइल ग्रुप किसके साथ लगा हुआ है? सेकंड कार्बन के साथ लगा हुआ है। पहले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, फिर फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, फिर फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। काफी मेथड्स हैं वैसे जनरल मेथड। तो जो प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स तो आपने पढ़ा हुआ है कि हम एल्डिहाइड्स की, प्राइमरी अल्कोहल्स की हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो भी हमारे पास वो प्राइमरी अल्कोहल्स पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, एल्डिहाइड फिर हमारे पास एसिड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अल्कोहल है, इसको हमने K2Cr2O7 और H2SO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाई तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। एल्डिहाइड फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एल्डिहाइड का जो H ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एथेनॉल है, उसकी भी हमने ऑक्सीडेशन करवाई तो वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया और एथेनॉल जो है वो फिर आगे एथेनोइक एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन वो एक और बात कर रहे हैं कि हम एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ कर आ रहे हैं कि एल्डिहाइड्स माइल्ड स्ट्रॉन्ग, जब माइल्ड के साथ हो रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग के साथ तो ऑब्वियस नहीं होंगे, लेकिन वो माइल्ड के साथ जो कि माइल्ड में कौन कौन से आते हैं? पेलिंग, बेनेडिक्ट एंड टॉलरेंस रीजन, तो ये हमारे पास माइल्ड है जो कि हमारे पास इसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है फॉर्म अल्केन नाइट्राइल्स। अल्केन नाइट्राइल्स होते क्या हैं हमारे पास? बेसिकली हमने अल्केन नाइट्राइल्स का करना है कि व्हाट आर अल्केन नाइट्राइल्स। तो अल्केन नाइट्राइल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है? अल्केन और नाइट्राइल, या तो अल्केन ग्रुप उसमें लगा हुआ होगा या फिर हमारे पास उसके अंदर दो अल्केन और नाइट्राइल दोनों लगे हुए होंगे, ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स लगे हुए होंगे। तो अल्केन नाइट्राइल्स से क्या जो ये होता है कि अल्केन, सबसे पहले हम इसमें अल्केन नाइट्राइल को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे कि अल्केन नाइट्राइल्स बनते कैसे हैं। तो अल्केन नाइट्राइल्स को सिंथेसाइज करने के लिए हम सबसे पहले मेथड जो इस्तेमाल करेंगे वो जो कि आपकी बुक में अभी मेंशन है वो ये है आर एक्स। आर क्या है? अल्काइल, और एक्स क्या है? हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को जब भी हम रिएक्ट करवाते हैं KCN के साथ, विच इज पोटेशियम साइनाइड, K फॉर पोटेशियम एंड CN फॉर साइनाइड, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? आर CN के साथ जाके लग जाएगा और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा? K X के साथ जाके लग जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? अल्केन अल्केन नाइट्राइल प्रोड्यूस हो गया। इसमें अल्केन नाइट्राइल के और भी तरीके हैं प्रोड्यूस करने के। आपको याद होगा अगेन, हमने जैसे मैं पीछे आपको एग्जांपल दी है कि ऑक्सैलिक एसिड आपने पहले कहीं बनाया है और वो जिस रिएक्टेंट से बनाया था उसी रिएक्टेंट से हमारे पास अल्केन नाइट्राइल्स बन रहे होंगे। तो हमने वो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया था अल्काइन या प्रिसाइसली इथाइन। अभी भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक अदद इथाइन लेंगे, इथाइन को रिएक्ट करवा देंगे हम अपने NH3 के साथ, और NH3 के साथ जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो है Al2O3 300 डिग्री सेल्सियस। इसको जब हम इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है? H3CC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको हम बोलते हैं मिथाइल नाइट्राइल। और इसी तरह हमारे पास एक और होता है, इसी तरह सेम रिएक्टेंट होता है, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं अपने HCN के साथ, और वहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो बहुत जाना पहचाना कैटलिस्ट है आपकी जिंदगियों में, Cu2Cl2NH4Cl। दिस इज द कैटलिस्ट। टेम्परेचर थोड़ी आपने हीट वगैरह दे देनी है उसको,
और ये हमारे पास एक्राइलोनाइट्राइल में कन्वर्ट होता है। और एक्राइलोनाइट्राइल को जो याद करने का तरीका है वो है हमारे पास विनाइल नाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं और विनाइल नाइट्राइल भी कहते हैं। विनाइल नाइट्राइल भी हम इसको कहते हैं, जो कि फर्दर आगे जब इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक्राइलोनाइट्राइल और लॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 3 तरीके हैं। आपकी बुक में अभी जो इस चैप्टर में मेंशन है वो सिर्फ एक है, जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को केसीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे अल्कोहल भी आप मेंशन कर दें, बुक में अल्कोहल मेंशन है तो आप भी कर ही दें। तो अल्कोहल के साथ वो रिएक्ट करेगा और RCN अल्केन नाइट्राइल प्लस KX बनाएगा। इसी तरह जो पीछे आपने रिएक्शन पढ़ी ये भी आपको आने चाहिए, ये भी अल्केन नाइट्राइल की ही प्रिपरेशन का मेथड है कि अल्काइंस को NH3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एक दफ़ा, और एक दफ़ा हम उसको रिएक्ट करवाते हैं HCN के साथ। कैटलिस्ट डिफरेंट है दोनों में, रिएक्टेंट एक सेम है, एक में NH3 इस्तेमाल हो रहा है, एक में HCN इस्तेमाल हो रहा है, और दोनों में एक में मिथाइल नाइट्राइल बन रहा है और एक में विनाइल नाइट्राइल बन रहा है। तो ये हमारे पास अल्केन नाइट्राइल्स की प्रिपरेशन है। अब इन अल्केन नाइट्राइल्स को हमने क्या करना है, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले RC ट्रिपल बॉन्ड N जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, प्लस वहाँ पे वो कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस। जब भी H2O लगा हुआ होगा, जब भी हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसका मतलब है हम नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसके अलावा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH प्लस NH3। जो C है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो N है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और तरीका है जिसमें हम RC ट्रिपल बॉन्ड N को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ, और साथ में वो कह रहे हैं मिनरल एसिड भी ले लें, और मिनरल एसिड हमारे पास क्या है, HCl। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। जो R और C है, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो N है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 में। और NH3 तो बनेगा, ये पहले स्टेप में NH3 ही बनेगा, लेकिन क्योंकि HCl मौजूद है रिएक्शन में तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, NH4Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो दोनों का एंड प्रोडक्ट एक ही होना है। उधर NH3 इसलिए बन रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर हमने लिया हुआ है, यहाँ पे हमने HCl ले लिया तो वो NH4Cl में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं जिसमें हम अल्केन नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो भी हमारे पास, और आप पीछे मैंने आपको एक बताया था कि हमने लिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH और NaCN स्लैश HCl, और ये किस में कन्वर्ट हो गया था, CH3HOH और CN। और मैंने आपको कहा था इसकी भी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3HOH C डबल बॉन्ड OH अल्फा हाइड्रोक्सी acids having carbon one more than the reactant। इस reactant से इसका कार्बन ज्यादा है। ये हमारे पास नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस। पहले नाइट्राइल बनाना है आपने, ये तो खैर अल्केन नाइट्राइल नहीं है, ये तो दूसरा सायनोहाइड्रन है, दिस इज सायनोहाइड्रन, दिस इज नॉट एन अल्केन नाइट्राइल, बट दीज आर दिस वन एंड द अबव वन, फर्स्ट वन इज अल्केन नाइट्राइल। तो उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एसिड्स में कन्वर्ट जाते हैं। तो 2 मेथड्स हमने पढ़े हैं एसिड्स की प्रिपरेशन में, पहले कि हम अल्कोहल्स को अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमने नाइट्राइल्स को देखा है कि वो भी हमारे पास एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने ग्रिग्नार्ड वाला, आप बिल्कुल ग्रिग्नार्ड तो आपको मुझे लगता है ज़बानी याद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब भी CO2 को हम रिएक्ट करवाते हैं RMgX के साथ तो वो एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द एसिड कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन द रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से जो है ना कार्बन एटम ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन आ जाता है। फिर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये हमारे पास एक नया तरीका है, आपने मतलब ये मुश्किल नहीं है, आसान है। आपको पता है एस्टर्स कैसे बनते हैं, एसिड को लेते हैं, अल्कोहल को लेते हैं तो ये एस्टर्स बना देते हैं। एस्टर्स को जब हम ब्रेक करते हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट ब्रेक होंगे, एसिड प्लस अल्कोहल में ब्रेक होंगे। आपको याद है हमने जब एसिटाल बनाया था तो हमने क्या कहा था कि अल्डिहाइड
और अल्कोहल लेते हैं हम और वो हमारे पास एसिटाल में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटाल की जब हम ब्रेकेज करते हैं तो वो अगेन अल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है कि एसिटाल जब मॉइस्चर उसको लग जाता है या वो ब्रेक कर जाता है या रिवर्स होता है, उसका रिएक्शन जब रिवर्स होता है तो वो उन्हीं दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है जिनसे वो मिलकर आया था। इसी तरह एस्टर भी उन्हीं दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक करता है, जिनसे वो मिलकर बनता है। तो कोई भी आप एस्टर ले लें, यहाँ पे एग्जांपल है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश और इसके अंदर अगर हम H2O डाल दें या NaOH डाल दें, चलें NaOH डाल दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव में और साथ में क्या बन जाएगा आर डैश ओ एच, ऐसे करके बनेगा। और फिर ये जो साल्ट बना है हमारे पास, इसको हम रेक करवाएंगे HCl के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने और भी एसिड्स की एग्जांपल दी हुई है कि इथाइल एसीटेट की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। इसकी वजह से इसका नाम इथाइल है और इस पूरे ग्रुप की वजह से इसका नाम है एसीटेट, इथाइल एसीटेट। पहले इथाइल लिखेंगे फिर एसीटेट लिखेंगे। इसको जब हम NaOH, अब इन्होंने हाइड्रोलिसिस करवाई हुई है, यहाँ पे भी वो हाइड्रोलिसिस रही है लेकिन ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है कि सोडियम कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब हम एस्टर को ब्रेक करते हैं, इट इज कॉल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ब्रेक ही हो रहा है ना बेसिक है NaOH लेकिन पानी और NaOH मिलकर वो कर रहे होते हैं। तो ये जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाएगा, जो OH ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप के साथ लग जाएगा, जो सोडियम है वो एसीटेट ग्रुप के साथ जाके लग जाएगा, जो OH ग्रुप है वो इथाइल ग्रुप के साथ। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि सोडियम विल अटैच विद द एसीटेट ग्रुप विच इज दिस वन, ये जहाँ तक ये O तक एसीटेट ग्रुप है और OH C2H5 के साथ लग जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में क्या बनेगा C2H5OH। जिन दो चीज़ों से ये मिलकर बना था उन्हीं दो चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ अगर हम दोबारा HCl का रिएक्शन करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl। तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, एसिड। तो एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करवाएं तब भी हमारे पास एसिड जनरेट हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। इज व्हाई इज इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 प्लस हमारे पास अगर वाटर हो, ये इधर एक रिएक्शन है भी सही, आई जस्ट वांट टू बैलेंस द इक्वेशन। 2 KMnO4 प्लस 4H2O, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 CH2OH OH और ये हमारे पास 2MnO2 प्लस 2KOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स। और ये जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रही होती है ना, ये हमारे पास लो टेम्परेचर, आप बुक में जाके देखें भी सही तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि हम 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे एट अ लो टेम्परेचर, या हम इसको लो टेम्परेचर लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें कोल्ड H पॉजिटिव, ठीक है ना, इस टेम्परेचर में। अभी जो आप रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जो एसिड वाले चैप्टर में आप पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 में। अभी जो आप चैप्टर नंबर 13 में रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो सेम वही है, उसमें भी अल्कीन है, उसमें भी KMnO4 है, KMnO4 है और साथ में वो थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है कि नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो जो KMnO4 है वो क्या लिखा हुआ है साथ में उन्होंने, हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे ये काम है कि हम अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 है इसलिए यहाँ पे हमने हाइड्रोक्सिल नेगेटिव लिखा हुआ है। अल्कलाइन KMnO4 के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं अपने अल्कीन को, और क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है तो साथ में उन्होंने नेसेंट ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो अल्कलाइन KMnO4 को रिएक्ट करवाते हैं अल्कीन के साथ एट अ हायर टेम्परेचर, कि इट इज हीटेड एट अ हाई,
वहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्कीन्स व्हेन हीटेड विद अल्कलाइन with alkenes when heated with alkaline KMNO4 are cleaved at double bond to form carboxylic acids. अल्कीन्स वाले चैप्टर में अल्कीन्स को हमने रेक करवाया था, ये चैप्टर नंबर 8 में अल्कीन्स को हमने रेक करवाया था, KMNO4 के साथ ही रेक करवाया था, लेकिन वो थोड़ा हमारे पास लो टेम्परेचर था और वो थोड़ी एसिडिक कंडीशन थी, वहाँ पे 1% अल्कलाइन था, मतलब 1% बहुत कम अल्कलाइन सोल्यूशन था वहाँ पे। तो अगर 1% अल्कलाइन है तो हम बोलेंगे तो एसिडिक टेंडेंसी ज्यादा होगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया इट इज अल्कलाइन KMNO4 एंड इट इज heated with alkaline KMNO4 which means the temperature is very high। तो जब हम इस तरह का कुछ रिएक्शन हमारे पास आता है तो ये जो अल्कीन है, जब अल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, जब अल्कीन को इज हीटेड विद अल्कलाइन KMNO4 देन द अल्कीन ब्रेक्स एट इट्स डबल बॉन्ड पोजीशन। ये जो अल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्ड बना रही होती है वहाँ वो कार्बन जो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं वो अल्कीन वहाँ पे ब्रेक कर जाती है, और वो ब्रेक करके ये वाला कार्बन बी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन बी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्योंकि एक ही कार्बन है तो एक हाइड्रोजन तो सिंपल हाइड्रोजन रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये भी एक ही कार्बन है तो वो कार्बन C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, एक साइड पे हाइड्रोजन लग जाएगा और वो जो दूसरा हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हम डिटेल में लेके जाएं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाली अल्कीन हो CH3H डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे हम लिखें KMNO4 हाइड्रोक्सल नेगेटिव और यहाँ पे हम नेसेंट ऑक्सीजन ले लेते हैं प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के दरमियान ये वाला बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड भी है। तो हम जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है अल्कीन्स की तो कार्बन उन दो कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करता है जो आपस में डबल बॉन्ड बना रही होती है, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और वो ये जो कार्बन है एडजेसेंट वो डबल बॉन्ड बनाने वाली जो कार्बन है, कार्बन ये भी है लेकिन जो डबल बॉन्ड बनाने वाली कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, C डबल बॉन्ड O में, और H किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में, और साथ में ये CH3 आ जाएगा। इसी तरह ये वाली कार्बन का भी जो हाइड्रोजन है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O लग जाएगा और साथ में क्या लगा होगा, CH3। तो दो एसिडिक एसिड जनरेट हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में। वो डबल बॉन्ड जो दो कार्बन आपस में जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, एक तो वो बॉन्ड ब्रेक करता है और दो डबल बॉन्ड बनाने वाली जो कार्बन हैं वो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये CH3 एज इट इज आएगा लेकिन ये जो C है ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास दो एसिड्स बन जाते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। It is similar to the one that we discussed earlier in chapter 8, but there are certain conditions are different कि उधर हम कोल्ड कंडीशन या 1% अल्कलाइन KMNO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर अल्कलाइन KMNO4 इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसको हीट कर रहे हैं और वहाँ पे वो जो है ना अल्कीन वो डायोल में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे जो अल्कीन है वो एसिड में कन्वर्ट हो रही है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे एसिड में। और बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक करेगा, वो जो कार्बन जो आपस में दो डबल बॉन्ड बना रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो नहीं वो तो हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतना अभी के लिए इतना ही काफ़ी है मुझे लगता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड। अल्लाह हाफिज़।